हेलो हेलो, ठीक ठीक ठीक। चलिए, विजिबिलिटी और ऑडिबिलिटी क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक, आज हम अपना लेक्चर 05 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 05, ठीक है, लेक्चर 05 स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो आज टॉपिक रहेगा, आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि हमने लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि मोनेरा हमने कंप्लीट कर लिया है ना। मोनेरा में बैक्टीरिया हमने कंप्लीट कर लिया, और बैक्टीरिया में सब कुछ देख लिया है। मींस जनरल फीचर देख लिए, रिप्रोडक्शन मेथड देख लिया है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया देख लिया है, और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी वो हम समझ चुके हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा, फर्स्ट बैक्टीरिया, देन ब्लू ग्रीन एल्गी, देन माइकोप्लाज्मा, और आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया विच इज अ बीजीए। तो आज हम बीजीए ले लेते हैं। ठीक, आज बीजीए लेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 घंटे की क्लास में हम इसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है आप ही के चैनल में, मेरे खुद के चैनल में। मेरे खुद के मीन्स मैं भी आप ही जैसा हूँ। मैंने हमेशा कहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। मैं स्टूडेंट हूँ, बस टीचर की तरह पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं टीचर प्लस स्टूडेंट हूँ, और आप सभी का दोस्त भी हूँ, वेल विशर भी हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। बहुत दिमाग लगा के समझना है, क्योंकि यहाँ से कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने की पूरी चांसेस होती है। और नीट वाले स्टूडेंट तो समझ लें कि जवाब नहीं है इस टॉपिक का। ठीक है, क्या है, इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लें जी, नहीं तो बाद में दिक्कत खा जाएगा। चलिए, तो क्या बात करेंगे, हमारे पास टॉपिक है लेक्चर हमारा कौन सा चल रहा है, लेक्चर है 05। तो लेक्चर इज लेक्चर फोन क्यों आ रहा है, रवि क्या है लेक्चर। क्लास लेने के टाइम पे ही सब कॉल करते हैं। ठीक है, लेक्चर, हम अपना फोन साइलेंट कर नहीं सकते, मजबूरी है। लेक्चर है जी आपका 05। कौन सा है, 05। और चैप्टर कौन सा चल रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल और क्लासिफिकेशन। लेक्चर नंबर है सर आपका 05 और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आज जो टॉपिक रखा जाएगा वो टॉपिक रखा गया है, आज जो हमने टॉपिक रखा है उसका नाम है आपका बीजीए। दिस इज कॉल्ड दी बीजीए। तो बीजीए अगेन एंड कॉलिंग द पर्सन इज बीजीए मींस क्या है, साइनोबैक्टीरिया। दिस इज कॉल्ड दी साइनोबैक्टीरिया। बीजीए मींस ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, तो आज हमारा ये लेक्चर है, जैसे हम बोल रहे हैं बीजीए। तो देखिए बीजीए क्या है, बीजीए मींस ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को समझिए, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसमें क्या हमें देखना है, इसके सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स आपको देखने कि इसके बारे में क्या चीज हमें मैक्सिमम पता होना चाहिए। तो जनरल कैरेक्टर, तो आप जनरल कैरेक्टर के बारे में समझिए, इसके क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर देखिए क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर में कहा गया है, अगर हम फर्स्ट कैरेक्टर लें, इसकी अगर आप बॉडी की बात करेंगे, तो जी इसकी बॉडी कैसी होती है, थैलस होती है। कैसी, थैलस बॉडी है, थैले की जैसी है। कैसी बॉडी है, थैलस है। सर केवल थैलस है, थैलस बॉडी वही होती है जो कैसी होगी, थैलस है। और आप कह सकते हैं कि इसमें रूट, आप कह सकते हैं इसमें स्टेम, और आप कह सकते हैं इसमें लीफ। ये तीनों क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ये तीनों क्या होंगे जी, एब्सेंट होंगे। तो पहला पॉइंट तो आपको ये हो जाता है कि इसकी बॉडी कैसी है, थैलस बॉडी है। और थैलस बॉडी का मतलब इसमें रूट, स्टेम और लीफ तीनों एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि आप देखेंगे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें हमारे पास इसकी सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन इसका होता है, इसमें होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या होता है जी, पेप्टाइडोग्लाइकन। इसकी सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन। तीसरा पॉइंट क्या है, बड़े ध्यान से समझना है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें फ्लैजेला क्या प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी। तो आप सीधे कहेंगे इसमें फ्लैजेला नाम की कोई चीज नहीं होती। तो आप क्या बोलेंगे, इसमें फ्लैजेला क्या है जी, एब्सेंट है। इसमें क्या है, फ्लैजेला एब्सेंट है। ठीक, और क्या कह सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट
चीज को मैं इजी तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं और एनसीईआरटी की हूबहू चीजों को कॉपी यहां करने की कोशिश करता हूं। और एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी है, जिसे आउट ऑफ एनसीईआरटी कहते हैं, जो पिछले 10 15 20 25 साल में आए हैं, वो सब कंटेंट में एक बार की वीडियो में लाने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं टॉपिक को लेकर चलता हूं, क्योंकि टॉपिक वास्ट है जी। एनसीईआरटी से देखें तो बस 4 से 5 6 लाइन का होता है, लेकिन 4 5 6 लाइन पढ़ के आपका नीट क्वालिफाई नहीं होने वाला, ये तो फैक्ट है। ठीक है, एक क्या है बॉडी, मैंने कहा थैलस है, रूट स्टेम लीफ क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। सेल वॉल कैसी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। फ्लैजेला इसमें एब्सेंट होते हैं, मतलब इसमें मूवमेंट नहीं चलता। इसमें गैस वैक्यूऑल, गैस वैक्यू, इसमें गैस वैक्यूऑल्स क्या प्रेजेंट होंगे, नहीं। इसमें गैस वैक्यूऑल एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं गैस वैक्यूऑल, नहीं। इसमें गैस वैक्यूल क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। सर और कुछ इसमें प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा इसमें कुछ, गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल इसमें होते हैं सर, इसमें गैस वैक्यूल है ना। इसका डायग्राम मेरे दिमाग में आया, तो इसमें गैस वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, इसमें गैस वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें गैस वैक्यूल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और अगर मैं आपसे कहूं इसका हैबिटेट, अगर मैं आपसे कहूं इसका हैबिटेट, इसके हैबिटेट में आप कहेंगे कि ये फ्रेश वाटर में भी रह सकती है, फ्रेश वाटर में भी रह सकती है सर, ये मेराइन वाटर में भी रह सकती है, और सर ये टेरेस्ट्रियल भी है, ये टेरेस्ट्रियल भी है, ये टेरेस्ट्रियल भी में भी रह सकती है। लेकिन मेनली क्या कहोगे, मेराइन। कैसा है, मेराइन। फिर बात समझ लीजिए, मैंने कहा कि ब्लू ग्रीन एल्गी मींस साइनोबैक्टीरिया, बॉडी कैसी है, थैलस, रूट स्टेम लीफ इसमें एब्सेंट होंगे। सेल वॉल इस पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। फ्लैजेला इसमें एब्सेंट होते हैं, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। हैबिटेट क्या है इसका, हैबिटेट मतलब कहां ये सर्वाइव कर सकती है, तो आप कहेंगे फ्रेश वाटर, मेराइन और टेरेस्ट्रियल तीनों जगहों पर इजीली सर्वाइव कर सकती है। एक बात ये हो गया। हाँ, इसके बाद आप कह सकते हैं कि इसमें राइबोसोम भी होता है। क्या होता है, राइबोसोम। इसमें क्या होगा, राइबोसोम। तो आप कहेंगे इसमें राइबोम 70S टाइप का होगा। कैसा होगा, 70S टाइप का। इसके अलावा क्या होगा इसमें, इसके अलावा क्या होगा सर इसमें आप कहेंगे कि जो ट्रू, इसमें ट्रू न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। ट्रू का मतलब होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या है, न्यूक्लियर और मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके पास नहीं होती है, इसकी न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए आपने इसको ट्रू न्यूक्लियस की बात कही है। और क्या कह सकते हैं सर, इसमें ट्रू क्रोमोसोम, ट्रू क्रोमोसोम भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। मतलब एक तरीके से प्रो की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, प्रो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं, इसके अलावा आप कह देंगे कि इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा। ये एकदम से मुझे दिमाग में क्लिक क्यों कर रही है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या है, फर्स्ट, आपको याद आ गया होगा, फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रही है। याद आया, मैंने रिएक्शन कराई थी फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बीजीए के थ्रू ही करी गई थी। और ये क्वेश्चन आपका नीट में आने लायक है, ये क्वेश्चन आपका नीट में आने लायक है। आप याद कीजिए मैंने कराया था, क्या कराया था, CO2 प्लस के H2, कैसा था, H2O, और इसके बाद आपने बनाया था C6H12 और O6 देन वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब ऑक्सीजन और एनर्जी। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ था, क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। देन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मेथड फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो बीजीए मींस ब्लू ग्रीन एल्गी में हुआ था, विच इज कॉल्ड दी साइनोबैक्टीरिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, इसमें ट्रू, ठीक है, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। आप कहेंगे इसमें हिस्टोन, आप कहेंगे इसमें हिस्टोन प्रोटीन, आप कहेंगे इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट है। आपको एब्सेंट वाली चीजों पर ज्यादा फोकस रखना है, आपको एब्सेंट वाली चीजों पर ज्यादा फोकस रखना है। और आप कहेंगे इसमें न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोलस कर दें आप, न्यूक्लियोलस, इसमें न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है, इसमें न्यूक्लियोलस भी क्या है, एब्सेंट है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोइड में क्या डिफरेंस होता है, न्यूक्लियोलस का मतलब होता है इसमें न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके पास हिस्टोन प्रोटीन भी होना चाहिए, तो उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं या न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियोइड का मतलब अलग होता है, जिसमें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और जिसका डीएनए फ्रीली मूव करता है। तो डीएनए इसका कैसा कर रहा है जी, फ्रीली मूव कर रहा है। कैसा कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। तो याद रखिएगा, इसका जो डीएनए होता है, इसका डीएनए कैसा होगा, सिंगल होगा, इसका डीएनए सिंगल होगा लेकिन डबल स्ट्रैंडेड होगा। कैसा होगा,
डबल स्ट्रैंडेड, कैसा होगा, डबल, आप ऐसे लिख लें, डबल स्ट्रैंडेड लिख लें, क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। एक तो कैसा है इसका डीएनए, सिंगल है और लेकिन डबल स्ट्रैंडेड है, और कैसा है, सर्कुलर है, कैसा है, सर्कुलर है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्योंकि इसके पास नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, किसके पास, इसके न्यूक्लियस के पास, तो ऐसी कंडीशन में नेक्ड हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में नेक्ड न्यूक्लियस होगा, कैसा होगा जी, नेक्ड न्यूक्लियस होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। क्लियर हो गया, एक सर्कुलर होगा, हाँ सही बात है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो उसके पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है इसमें, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास नहीं होती और नेक्ड न्यूक्लियस इसको कहा जाता है। तो बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। अच्छा सर इसमें क्या नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, हाँ पैसे लिख देंगे, ये इसमें क्या है, नॉन हिस्टोन, इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई ये भी, तो गौर कीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी चांस होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं सर, मैं बात कर रहा हूँ ब्लू ग्रीन एल्गी की। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसे हम साइनोबैक्टीरिया मोनेरा का पार्ट कहते हैं, एक बात। दूसरा, इसकी बॉडी देखें तो थैलस मींस इसमें हम रूट स्टेम और लीफ का एब्सेंस देखते हैं, एक बात। दूसरा, जो सेल वॉल है, सेल वॉल इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। अच्छा, इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है और ऊपर की साइड में इसमें जिलेटिनस कवर्ड होती है। तो आप एक पॉइंट और बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हैं, जिलेटिनस कवरिंग, जिलेटिनस कवरिंग रहती है, जिलेटिनस की कवरिंग रहेगी, जिलेटिनस कवरिंग, यही इसका, इसको हम म्यूसिलीजीनस कहते हैं, इसको हम म्यूसिलीजीनस, आप इसको और करके लिख सकते हैं, जिलेटिनस कवरिंग कहते हैं या म्यूसिलीजीनस कहते हैं। मीन इसका कंपाउंड है, मीन क्या है जी, इसका कंपाउंड है, दिस इज द मीन कंपाउंड, ये इसका मीन कंपाउंड हो गया। क्लियर हो गया। सेल वॉल किसकी बनी, पेप्टाइडोग्लाइकन की, और इसके चारों तरफ में कवर होगा जिसको हम जिलेटिनस कवरिंग या फिर म्यूसिलेजिनस की कवरिंग कहते हैं, जो कि इसको किसी दूसरी चीज से मिलने और न मिलने पर बाध्य करती है, मतलब उसको इंपॉर्टेंस ही देती है। गैस वेहिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला इसमें नहीं होता है। हैबिटेट इसका फ्रेश, मैराइन और टेरेस्ट्री भी हो सकता है वाटर में, ठीक है। और रेबोसोम इसके पास कैसे रहते हैं, 70s टाइप ऑफ ट्रू न्यूक्लियस उसके पास नहीं होता, ट्रू क्रोमोसोम इसके पास नहीं होता, सिंगल क्रोमोसोमिकल कंडीशन इसके पास रहती है। और ऑक्सीजेनिक फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस बीजीए ने करा था, ये मैं पढ़ा चुका हूँ रिएक्शन के थ्रू। हिस्टोन प्रोटीन्स में एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस पीस में एब्सेंट रहेगा, डीएनए के सिंगल लेकिन डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होती नहीं, नेक्ड न्यूक्लियस इसको कहा जाएगा। नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसमें पूरी तरीके से प्रेजेंट है और जिलेटिनस कवरिंग जो बाहर के साइड में होती है, सबसे आउटर कोट है या आउटर कवरिंग है, उसको हम बोलते हैं जिलेटिनस की कवरिंग, से म्यूसिलेजिनस की कवरिंग कहा जाता है। ये एक जर्नल कैरेक्टर है, ये क्या है, जर्नल कैरेक्टर है, किसके बारे में, बीजीए के बारे में। अब आप देखेंगे कि इसकी एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसी है, एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, मेरी बात समझिएगा। तो अच्छा एक चीज और याद रखनी है, यहीं पर बढ़ा दें, हाँ सर यहीं पर बढ़ा दीजिए। इसमें फोटो ऑटोसिंथेसिस या कह दो कि फोटो ऑटोट्रॉफ तो होता है, लेकिन इसमें कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं होता। तो ये बात याद रखेंगे, इसमें फोटो ऑटोट्रॉफ तो होगा, लेकिन इसमें कीमो ऑटोट्रॉफ ये नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको जो है दिमाग में रखनी है। मैंने कहा कि जितने भी बीजीए हैं, मींस ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, उसमें फोटो ऑटोट्रॉफ तो होता है लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, स्ट्रक्चर की वजह से। क्यों नहीं होता है, स्ट्रक्चर की वजह से। तो हम हेडिंग दे देंगे फोटो ऑटोट्रॉफ। क्या दे देंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ। चलिए हमारे पास हेडिंग आ गया फोटो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो ऑटोट्रॉफ तो होता ही है किसके अंदर, इन बीजीए मींस साइनोबैक्टीरिया। किसके थ्रू होगा, यही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर्स। क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर्स। लिख लीजिएगा, बाय क्रोमैटोफोर्स, क्रो और मैटोफोर्स। अब क्रोमैटोफोर्स क्या है, ये मैं आपको अभी डायग्राम से बता देता हूं, ये डायग्राम से समझा देता हूं, आप बहुत आराम से समझ जाएंगे। देखिए एक लेयर है, इस तरीके से एक लेयर है चारों तरफ में, ये एक लेयर हो गया, म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनस की कवरिंग हो गई। उसके बाद इसके अंदर में एक और लेयर है, ये लेयर हो गई, इसको हम
सेल वॉल कह देंगे। किससे बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है। दो चीज़ हो गई। तीसरा, एक लेयर और होगी जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कह देंगे। इसको बोल देंगे हम सेल मेम्ब्रेन, इसको हम बोल देंगे सेल मेम्ब्रेन। ये बात बहुत बढ़िया समझ में आई होगी आपको, ठीक है। एक बात और समझिए, इसकी जो इसके अंदर देखेंगे तो इसमें राइबोसोम दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? राइबोसोम। क्या दिखाई देंगे? राइबोसोम। और राइबोसोम कैसे? 70s टाइप ऑफ। इसी के साथ में यहाँ पर आपको सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ऐसा सा कुछ दिखाई देगा, प्रोजेक्टेड है। तो कैसे बना भी मैं बताऊंगा। और यहीं से आपको एक स्ट्रक्चर और दिखाई देगी थैलॉइड के रूप में। किसके रूप में? थैलॉइड के रूप में। इस थैलॉइड स्ट्रक्चर के ठीक ऊपर आपको कुछ ऐसा सा डॉट बना दिखाई देगा, ऐसा डॉट दिखाई देगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम फाइकोबिलिजोम्स। फाइकोबिलिजोम्स। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। इसे बोलते हैं राइबोसोम। बाकी सब अंदर है साइटोप्लाज्म। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लमेलोसोम। क्या बोलते हैं? लमेलोसोम या लामेलासोम। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये इसका डीएनए है। ये क्या है? इसका डीएनए। और डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड लेकिन सिंगल। डबल स्ट्रैंडेड लेकिन सिंगल होगा। डबल स्ट्रैंडेड होगा लेकिन सिंगल होगा। डबल स्ट्रैंडेड होगा लेकिन सिंगल। इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर, ये समझ में आ गया। अब आपको इनकी लेबलिंग करनी है। अब आपको इनकी लेबलिंग करनी है। आ जाओ इधर आ जाओ, ठीक है। चलिए व्हाइट से लेते हैं जिससे हमें प्रॉपर्ली समझ में आए। देखिए, जो बाहर की लेयर है आप इसे बोलते हैं क्या? मोस्ट आउटर कवरिंग। मोस्ट आउटर कवर। मोस्ट आउटर और कवरिंग। मोस्ट आउटर कवरिंग। और इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं, किससे बनी है? इसे आप म्यूसिलेजीनस कह सकते हैं। म्यूसिलेजीनस। म्यूसिलेजीनस। और करके आप बोल सकते हैं क्या? जिलेटिनस। जिलेटिनस कवरिंग। जिलेटिनस कवरिंग। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, बाहर की लेयर होगी जो बड़ी थिक टाइप होती है। कैसी होती है ये? थिक होती है। कैसी होती है? थिक इन नेचर। ये नेचर में कैसी होगी जी? थिक होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं फोटो ऑटोट्रॉफ इन बीजीए बता रहा हूं और उसमें थ्रू किसके होता है? क्रोमैटोफोर्स के थ्रू। तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे है। तो बाहर क्लियर समझ में आ गई? हाँ। अब अंदर की साइड आओ। जो अंदर की साइड में है इसे आप क्या बोलते हैं? जो अंदर की साइड में है इसे आप क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्या? सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। और मैंने कहा मेड बाय सेल वॉल, इसकी मेड बाय, अभी लिखाया था मैंने, पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या बोलेंगे? पेप्टाइडो और ग्लाइकन। मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे। पेप्टाइडोग्लाइकन, दिस इज कॉल्ड दी पेप्टाइडोग्लाइकन। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? पेप्टाइडोग्लाइकन। तीसरे पर आ जाइए। अंदर की साइड में एक वॉल और है जिसका मैंने नाम रखा है क्या? इसका मैंने नाम रखा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो तीनों कोड समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गया। खाली जो जगह है इसमें आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है जी? साइटोप्लाज्म। फ्लूइड हो गया। अच्छा, ये जो आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। इसे ही बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। हाँ, इसे बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। ये पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पिगमेंट के लिए भी बताऊंगा मैं। और ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसे क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं फाइकोबिलिजोम। फाइकोबिलिजोम्स। फाइकोबिलिजोम्स हो गए। इसका क्या काम है? इसका काम होता है पिगमेंट देने का, ठीक है। ये थैलेकॉइड स्ट्रक्चर है और सेल मेम्ब्रेन से बनी है। ये भी सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन हो रखा है या फिर क्या एक्सटेंसिव है, ठीक। और ये क्या दिख रहा है आपको? इसे क्या बोलते हैं? ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? इसे बोलते हैं क्या? सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा? सर्कुलर। अभी लिखाया था आपको? हाँ सर, लिखाया था। कैसा है? सर्कुलर। उसके बाद ये हिस्सा क्या है? इसको बोलते हैं लमेलाजोम। इसको बोलते हैं लामेलाजोम। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? लामेलाजोम। दिस इज लामेलाजोम। अब अच्छा, लामेलाजोम की रिस्पॉन्सिबल रेस और थोड़ा बड़ा करें, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज़ के लिए है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है।
यहाँ तक आपको मेरी बात सही से समझ में आ गई। एक बार डायग्राम पर फोकस कर लीजिए पीछे जाकर। मैंने कहा कि इसमें फोटो ऑटोट्रॉफ तो होता है बीजीए में, लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग बीजीए का आपके सामने डायग्राम है। मैंने कहा खाली जगह को आप साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, और ये आपको डीएनए दिख रहा है जो कैसा है, सिंगल लेकिन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, नॉर्मली बैक्टीरियाज में ऐसे ही होता है। और आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन 2 बार हुई है, एक बार क्रोमैटोफोर्स बने हैं, सेल मेम्ब्रेन से ही बने हैं, और एक बार लेमेलाजोम जो कि सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के लिए वैसे मीजोजोम्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए बैक्टीरियाज में, लेकिन यहाँ लेमेलाजोम होगा, अलग बात होगी, तो इंपॉर्टेंट हो गया। ये वाल क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और बाहर वाली क्या है, मोस्ट आउटर लेयर को बोलते हैं म्यूसिलेजिनस की बनी है या फिर जिलेटिनस कवरिंग है, जो कि थिक होती है, ज्यादा थिक होती है। सेल वॉल है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, और फाइकोबिलिसोम्स है। इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में समझ में आना चाहिए। ठीक, ये डायग्राम आ गया? हाँ सर, डायग्राम तो सर अच्छा समझ में आ गया। तो सर एक एक करके 2-4 चीजों के बारे में बता दीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आपको पता होना चाहिए, देखिए, अच्छा ये तो रह गया, इसे बोलते हैं राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम है? मैंने कहा था 70S, मैंने कहा था 70S। अब ये डायग्राम 100% हो गया है। बात समझिएगा, हमें क्या क्या देखने हैं? हमें देखना है एक लेमेलासोम, खत्म, और हमें देखना है क्या, क्रोमैटोफोर। हमें बस 2 ही चीजें समझनी है, ठीक, जो एनसीईआरटी समझा रही है और जिसके बारे में डिटेलिंग होनी भी चाहिए। पहला, फर्स्ट में समझ लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं कि एक्सटेंशन, या फिर डायरेक्टली हम क्या करें, थोड़ा पतला कर लें इसको, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि क्रोमैटोफोर क्या है। फर्स्ट है क्रोमैटोफोर, दिस इज कॉल्ड द क्रोमैटोफोर्स। सर ये क्रोमैटोफोर जो आपने बनाया था, सर ये जो क्रोमैटोफोर आपने बनाया था वो क्या था? देखिए समझिए, क्रोमैटोफोर क्या होते हैं सर? एक्चुअल में इसे हम क्या बोलेंगे, ये होता है आपके पास, क्रोमैटोफोर क्या है, ये हमारे पास होते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पहला क्वेश्चन। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ, ये किस चीज के स्ट्रक्चर है? थैलेकॉइड। कैसी? थैलेकॉइड। आपने देखा होगा ना, थैलेकॉइड स्ट्रक्चर है। तो अगर इसके पास ये थैलेकॉइड है, तो थैलेकॉइड के पास इट हैज पिगमेंट्स। इसके पास क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। और पिगमेंट्स की फंक्शन बताएं, इन पिगमेंट का फंक्शन क्या है? इन पिगमेंट्स का फंक्शन होता है लाइट एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट का एब्जॉर्प्शन करना। तो सर पिगमेंट कौन कौन से थे देख लेंगे। इसके पिगमेंट कौन कौन से हैं, पिगमेंट समझ लें। इसके पास पिगमेंट्स क्या क्या है? एक मैं कहूंगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ऐसे लिख लेंगे, क्लोरोफिल ए एक हो गया। दूसरा मेरे पास होगा कैरोटीन, और तीसरा मेरे पास होगा जेंथोफिल, तीसरा मेरे पास जेंथोफिल। याद रखिएगा, जब ये 2 नाम एक साथ आते हैं तो इसको हम कैरोटीनॉइड्स कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? कैरोटीनॉइड। क्या बोल देंगे जी? कैरोटीनॉइड। क्या बोल देंगे? कैरोटीनॉइड। तो आप याद रखिएगा, क्रोमैटोफोर क्या है? सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, उसी से बना हुआ पार्ट है। देख लीजिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये क्रोमैटोफोर है जो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, इसी का एक्सटेंशन पार्ट को क्रोमैटोफोर कह रहे हैं। स्ट्रक्चर कैसी है? थैलेकॉइड स्ट्रक्चर है, और ये थैलेकॉइड ही होता है एक्चुअल में, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर कैसी है? थैलेकॉइड की स्ट्रक्चर है, और पिगमेंट इसके पास होते हैं। पिगमेंट का फंक्शन है लाइट का एब्जॉर्प्शन करना, कौन कौन से पिगमेंट्स हो सकते हैं? तो आप कहेंगे क्लोरोफिल ए हो सकता है, कैरोटीन हो सकता है, जेंथोफिल हो सकता है। दोनों को अगर मिला दूं तो आप प्लांट किंगडम में देखेंगे, जब आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे या फिर आप जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी है ना, जैसे एनिमल का सेक्शन है और प्लांट का सेक्शन है, तो 11वीं क्लास में दिखा रखा है। तो 4-4, 5-5, 6 चैप्टर है इसमें, जैसे कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन तो डिलीट हो गया, या कहो कि ओमिटेड कर दिया गया है, तो कैरोटीन कहेगा इसको। क्या कहेगा? कैरोटीन कहेगा। इतनी बात समझ में आ गया? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद एक पॉइंट और बताया हुआ है, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है आपके पास, कौन सा स्ट्रक्चर है? सेल मेम्ब्रेन, ऊपर लेमेलासोम हो गया, और सेकेंड है हमारे पास क्या देखें, हाँ ये इसके ऊपर स्ट्रक्चर बना है फाइकोबिलिसोम। लेकिन एक चीज़ और समझिए, इसमें छुपी हुई एक चीज़ है। क्या?
कि ये जो पिगमेंट के सेक्शन है इसमें एक नोट डाल के बात समझ ली चाहिए जो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। क्या नोट डाल के बात समझ लीजिए। आपने ये तो नॉर्मली समझ में आ गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या एक्चुअल में जो क्लोरोफिल ए है, जो क्लोरोफिल ए है वो बीजीए में प्रेजेंट है, बीजीए में प्रेजेंट होता है। एक बात ये हो गया। और क्लोरोफिल ए हायर प्लांट्स में भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। हाँ, हायर प्लांट्स में भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लेकिन थोड़ी सी बात में अंतर आ गया। इसने कहा कि क्लोरोफिल ए एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल ए एब्सेंट होता है इन ऑल बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए एब्सेंट होता है। लेकिन क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, हायर प्लांट्स में तो होता ही है, लेकिन बीजीए में भी प्रेजेंट है। तो बीजीए को हायर प्लांट के साथ सिमिलरिटी दिखाई गई है क्लोरोफिल ए के रिस्पेक्ट में। तो एक क्वेश्चन हो गया, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक क्वेश्चन हो गया कि बीजीए एंड हायर प्लांट्स, बीजीए एंड हायर प्लांट्स क्या बोलूंगा, सिमिलर हैं। क्या है, सिमिलर हैं। क्या है, सिमिलर हैं। कैसे हैं, सिमिलर हैं। हायर प्लांट्स क्या है, सिमिलर हैं। कैसे, बिकॉज ऑफ क्या, क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए की वजह से सिमिलर है। और एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बाकी इसके अलावा कोई सिमिलरिटीज नहीं होती। यहां तक बात समझ में आ गई सर? बढ़िया समझ में आ गई है। दूसरी बात समझिए, दूसरी पॉइंट में आपने देखा, दूसरी पॉइंट में देखिए कि यहां पर आपको दिख रहा है क्या, फाइकोबिलिजोम्स। क्या दिख रहे हैं, फाइकोबिलिजोम्स दिख रहे हैं आपको। क्या दिख रहे हैं, फाइकोबिलिजोम्स दिख रहे हैं। तो फाइकोबिलिजोम को अगर आप देखेंगे, हेडिंग डाल लें, फाइको और बिलीजोम। आप देखिए फाइकोबिलिजोम्स में क्या है। पहली बात तो ये है कि ठीक थैलेकॉइड के सरफेस पर है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि सिचुएटेड ऑन सरफेस ऑफ क्या, क्रोमैटोफोर और फोर्स। ये क्रोमैटोफोर्स के ठीक ऊपर सिचुएटेड है। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, इसमें ये बड़ी बात होगी कि इसका कोरिलेशन पिगमेंट से ही है, इसका कोरिलेशन पिगमेंट से ही है। तो आप क्या कहेंगे, सिमिलर इन फंक्शन बिकॉज ऑफ पिगमेंट। ये पिगमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, सिमिलर होता है। जैसे हायर प्लांट से सिमिलर है क्रोमैटोफोर क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस की वजह से, वैसे ही फाइकोबिलिजोम क्रोमैटोफोर के साथ सिमिलर है पिगमेंट की प्रेजेंस में। बट इसके पास वो पिगमेंट्स नहीं है जो पिगमेंट क्लोरोफिल ए किसमें था, हायर प्लांट्स में या फिर आपके क्रोमैटोफोर में। बट इसके पास अलग तरीके के पिगमेंट्स होते हैं। कैसे, ब्लू और रेड। कैसा है इसके पास, क्या बोलेंगे, इट हैज ब्लू ग्रीन, सॉरी ब्लू एंड रेड, ग्रीन तो ऑलरेडी है, ब्लू एंड रेड कलर गिविंग पिगमेंट। और इसके पिगमेंट को क्रोमैटोफोर फाइकोबिलिजोम्स या फाइकोबिलिन कहा जाता है। मेरी बात समझेगा, आप बहुत बारीकी से समझेगा मेरी बात, मैं आपको बहुत तरीके से चीजें समझा रहा हूं। क्या बोलना चाह रहे हैं कि फाइकोबिलिजोम, पहली बात यह है कि ये क्या है, आपके पास, ये कैन डिसॉल्व इन वाटर। पहला क्वेश्चन, ये पानी में डिसॉल्व हो सकता है। एंड इट हैज पिगमेंट बॉडी। इसके पास एक पिगमेंट बॉडी है। उस पिगमेंट बॉडी का नाम क्या है, दिमाग में सेट कर लें, यही क्वेश्चन पूछेगा। उसको बोलते हैं फाइकोबिलिन। और फाइकोबिलिन को ऐसे लिखा जाएगा, क्रोमैटोफोर फाइकोबिलिन। तो आपको दिमाग में चीज सेट रखनी है कि फाइकोबिलिन को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्रोमैटोफोर फाइकोबिलिन लिखा जाएगा, या आप इसे और करके सी
ऐसे भी पूछ लेगा। C5 को बिलिन के नाम से भी लिख सकते हैं, और मैंने कहा कि ये क्या है, पानी में बहुत इजीली डिसॉल्व किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बहुत बढ़िया से समझ में आ गई है। तो फाइकोबिलिन ही आपका मेन पिगमेंट है, जिसको क्रोमैटोफोर या क्रोमैटोफोरेटिक फाइकोबिलिन कहा जाता है, ऐसे सी फाइकोबिलिन कह सकते हैं। अब ये क्लासिफाइड है। अब ये जो फाइकोबिलिन है, फाइकोबिलिन क्या है, क्लासिफाइड है। फाइकोबिलिन क्या है, क्लासिफाइड है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से देख लेंगे। एक आप याद रखिएगा, इसको क्रोमैटोफोर के नाम से बोला जाएगा। एक क्या है, एक आप कहेंगे क्रोमैटोफोर, या सी कर लें सीधे ना, सी कर लें। सी मतलब क्रोमैटोफोर। फाइकोअरेथ्रिन, फाइकोअरेथ्रिन एक। दूसरा सी मतलब क्रोमैटोफोर फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन। साइनिन कलर हमेशा ब्लू कलर के लिए आता है, और एरिथ्रिन कलर हमेशा रेड कलर के लिए आता है। इसका मतलब ये दोनों भी बहुत आसानी से पानी में घुल सकते हैं। ये कैसा कलर हो गया जी? रेड कलर हो गया। और ये कैसा कलर हो गया जी? ये ब्लू कलर हो गया। एक रेड कलर है और एक ब्लू कलर है। यहाँ तक आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ तक आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज तो भयंकर क्लियर हो रहा है जी, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी लिखने की वर्ड्स जो हैं, अल्फाबेट्स, वो थोड़े से बड़े कर दिए हैं। बड़ी प्रैक्टिस चल रही है जी आप लोगों के लिए कि मैं वर्ड्स बड़े कर लूँ। फिर मैं एक बार रिवीजन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद और पढ़ाना है। मतलब अभी और रह गया, टॉपिक छोटा नहीं है, टॉपिक काफ़ी बड़ा है। ये सब तो हमें समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया समझ में आ गया ये। हाँ ठीक है, इन सब की जो है आपको जो नेमिंग है वो बहुत सेट होनी चाहिए। डायग्राम बनाएं और तुरंत पता चल जाएगा। बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत बढ़िया से याद हो गए हैं। और तीसरा पॉइंट ये वाला फाइकोबिलिज्म का, इस यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आप 1 मिनट ले लें। पानी, पानी नहीं है, पानी नहीं है। क्लास छोड़ के हम जा नहीं सकते, हमारी आदत है कि हम बोर्ड नहीं छोड़ते, ठीक, चाहे कितना भी टाइम हो जाए बोर्ड नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए एक बार, आपको समझ में आ रही है मेरी बात? इसको ढंग से याद कर ले और देख ले। 1 मिनट दूंगा मैं आपको, 1 मिनट आप एनसीईआरटी भी रीड कर सकते हैं। एनसीईआरटी देख लें और कंपैरिजन कर लें, आपको बढ़िया से चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। देख लें, आराम से बैठ के देखें। एक बार जर्नल कैरेक्टर्स पर बहुत तरीके से नज़र मार लें। ठीक, आगे देख लीजिए। ये तो देख लिया आपने, एक बार इसको रीड कर लीजिए। समझ में आया होगा, बात समझ में आई होगी, है ना, बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये समझ में आया, ये तो सर बढ़िया समझ में आ गया। आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि वाटर सॉल्यूबल होता है। कैसा होता है? वाटर सॉल्यूबल। कौन? फाइकोबिलिज्म। और उसका फाइकोबिलिन ही 2 पिगमेंट्स में क्लासिफाइड है, क्रोमैटोफोरेटिकल या क्रोमैटोफोर फाइकोएरिथ्रिन और साइनिन, जो ब्लू और रेड कलर देगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आप इसके अलग अलग जो फंक्शंस हैं उसको हेडिंग वाइज देखेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक हेडिंग लिखूँ, एक हेडिंग में आपके सामने लिखूँ, जैसे एक मैं आपको कह दूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कह दूँ जी? नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन समझेंगे और बहुत तरीके से समझना है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। दूसरा, आप इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। एल्गल, ये आपने पढ़ा होगा, एल्गल ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है फैल जाना, चारों तरफ में फैल जाना, मतलब एक्सपेंशन पावर है, ठीक। और क्या है? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन केवल एसेक्सुअल करता है तो एसेक्सुअल लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट डाल देंगे। और क्या लिख सकते हैं? सिम्बायोटिक। और क्या लिख सकते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन लिख सकते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन लिख सकते हैं। ये हमारे पॉइंट्स हैं, कोशिश करूंगा कि अभी खत्म हो जाए, मतलब इस टाइम में 1 घंटे की क्लास में खत्म हो जाए, होना चाहिए, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन ले गया, एनसीईआरटी में दिया है, एक्सटेंशन प्रॉपर्टी एज द कॉल्ड एल्गल ब्लूम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल्गल ब्लूम बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। रेड एल्गी है ना, रेड एल्गी का नाम, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन, हाँ इंपॉर्टेंट है। और क्या है? और क्या ले सकते हैं? ठीक है, तो पहले इनको देख लेते हैं, ठीक, पहले इनको हम समझ लेते हैं
और फॉर्म ऑफ कर सकते हैं, फॉर्म ऑफ बीजीए, बीजीए की फॉर्म। तो मैं स्टार्ट पॉइंट आपको पता रहेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मतलब ठीक है, टॉपिक आपको पता रहेगा कि इस टॉपिक में मैंने सब टॉपिक क्या लिया है। तो पहले आप फर्स्ट टॉपिक पर आ जाए। फर्स्ट टॉपिक क्या है, मैंने ये लिया है क्योंकि छोटा टॉपिक है, फॉर्म ऑफ बीजीए। ठीक है, देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, फॉर्म ऑफ बीजीए, फॉर्म ऑफ बीजीए, क्योंकि टॉपिक रहेगा तो मैं बहुत और डिटेल में चीज़ों को समझा पाऊंगा। टॉपिक तो खैर है दिमाग में, लेकिन फ्लो रहना चाहिए, फ्लो जरूरी है। ये मैंने आगे पीछे लिख दिया लेकिन फ्लो मेरे दिमाग में सेट है। तो फॉर्म ऑफ बीजीए, अगर आप फॉर्म ऑफ बीजीए की बात करेंगे तो दिमाग में रखिएगा, फॉर्म ऑफ बीजीए 3 तरीके का होता है। एक को हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, ठीक है। एक होता है कोलोनियल, एक होता है कोलोनियल मतलब कॉलोनी में रहने वाले। एक होता है आपके पास मल्टी सेल्यूलर, एक होता है मल्टी सेल्यूलर। अब आप बताएं बीजीए कैसी है? तीनों तरीके की हो सकती है, यूनि भी हो सकती है, मल्टी भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है। मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर आपको एनसीईआरटी में इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। किसके बारे में सर? मल्टी सेल्यूलर के बारे में। तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो एग्जाम्पल आपके दिमाग में हूबहू सेट हो जाने चाहिए। जैसे एक आप लिखेंगे नॉस्टॉक, नॉस्टॉक एक, दूसरा एनाबीना, एनाबीना, तीसरा स्पिरुलिना, 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 और एक लास्ट है ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, टोनिया भी कह सकते हैं। तो 4 पॉइंट आपको दिए हैं और इसी के आधार पर, किसके आधार पर? नॉस्टॉक और एनाबीना के आधार पर ही आपको एक प्रोसेस दिया गया जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट समझ लीजिए जिसका नाम है स्पुरुलिना। देखिए इस पे हेडिंग लिया है, क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन के बेस पर बस समझा देता हूं। जो स्पिरुलिना है, जो स्पिरुलिना है, ये अपने आप में बीजीए है। क्या है? बीजीए है। और कैसी बीजीए है? मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर है। कैसी है? मल्टी सेल्यूलर है। 2 पॉइंट हो गया। लेकिन इसका एक बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है, क्या एक्चुअल में इसे हम स्पेस फूड कहते हैं। ये क्या है? स्पेस फूड। ये क्या है? स्पेस फूड। मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो इसी के कैप्सूल के फॉर्म में इससे को लेके जाते हैं ड्राई फॉर्म में, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पेस में तो आप ये सब मैकडी वैकडी के प्रोसेस को नहीं खा सकते, आप घर से खाना पैक करवा के नहीं ले जा सकते, वहाँ खाना बना नहीं सकते, ग्रेविटी नहीं है। तो वहाँ आपको कैप्सुलेटिकल फॉर्म में प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। एक्चुअली स्पिरुलिना जो है वो सिंगल सेल प्रोटीन है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख दी सर आपने, सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन है। कैसी है? सिंगल सेल प्रोटीन है। और सोर्स ऑफ रिच प्रोटीन है, प्रोटीन, सोर्स ऑफ रिच प्रोटीन, ज्यादा प्रोटीन मिलता है। और इंपॉर्टेंट बात है कि एडिबल है जी, खा सकते हैं। क्या है? एडिबल है। बात समझ में आया? बड़ा जानदार क्वेश्चन है, नीट के लेवल का क्वेश्चन है। सीधे आपको वो आगे पीछे कर सकता है टॉपिक वाइज, लेकिन आपको पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए। ये क्लियर हो गया? हाँ सर, ये तो बढ़िया क्लियर हो गया। उसके बाद आपको बताया गया है क्या, उसके बाद आप ले सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या ले सकते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। या फिर एक छोटा सा टॉपिक ले लो, एक्सटेंशन प्रॉपर्टी ऑफ अ एल्गल ब्लूम। चलिए इसको यहाँ ले लेते हैं। ठीक, छोटा टॉपिक है। क्या है? दूसरा हेडिंग आ जाएगा, क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज एल्गल ब्लूम। तो मैं सीधे लिख देता हूं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम, ब्लूम का मतलब ही एक्सटेंशन होता है। एल्गल ब्लूम मतलब कोई चीज ज्यादा मात्रा में फैल रही है। ये प्रॉपर्टी है बीजीए की। क्या बोलना चाह रहा है? कहता है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन इन पॉल्यूटेड वाटर। कौन? बीजीए बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर में एक्सटेंसिव है और ये बहुत आसानी से सरवाइव कर सकती है। कैन सरवाइव इजीली, है ना? कैन सरवाइव इजीली। ये बहुत आसानी से सरवाइव कर सकती है किसमें? पॉल्यूटेड वाटर में। 2 बातें। तीसरी बात, अगर ऐसा हुआ कि इसने बड़ी आसानी से पॉल्यूटेड वाटर में फैलकर अपने आप को, फैलकर मतलब अपने स्पेस बढ़ाकर ये वहां पर सरवाइव कर पा रही है, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल होंगे उनके लिए खतरनाक चीज हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे? ये क्यों? बिकॉज प्रोड्यूस करती है,
ये प्रोड्यूस करती है क्या, टॉक्सिक, क्या प्रोड्यूस करती है, टॉक्सिक। यहां मैं आपको 2 से 3 पॉइंट्स बताना चाहूंगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी के हिसाब से पहला, ये टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रही है, आपको बताया नहीं गया कि वो टॉक्सिक क्या है कैसा है, तो इस टॉपिक को मैं आगे लेके जा रहा हूं, इस टॉपिक को आगे लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कहा क्या है ये कैसा है, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या, टॉक्सिक, क्या प्रोड्यूस कर रही है, टॉक्सिक। कौन, बीजीए, बीजीए बड़ी आसानी से टॉक्सिक प्रोड्यूस करती है। एक पॉइंट यहां लिख लीजिए जिससे कि हम आगे बढ़ पाए, ठीक है, इसे हटा दें क्योंकि तो आगे आ गया, तो इसका एक मेन पॉइंट यहां लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा, कैन यूटिलाइज, या यूटिलाइज कहते हो डिक्रीज, कैन डिक्रीज, कैन डिक्रीज ऑफ O2 परसेंटेज इन polluted, in polluted water, in polluted water because of photosynthesis। कैसा फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक। आप जानते हैं कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होने की वजह से पानी में ज्यादातर, गंदे पानी में, किसमें, वो स्टिंक वाटर में ज्यादातर जब रहेगी ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ऐसे में वहां ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेगी, क्योंकि फर्स्ट फोटो ऑक्सीजेनिक मेथड इसने करा था, या हाँ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऐसे बोल दे, तो वहां पानी की परसेंटेज को ये ज्यादा कंज्यूम कर लेगी, पानी की परसेंटेज को ये ज्यादा कंज्यूम कर लेगी, और वहां पानी जो होगा वो कम हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, पानी में सॉरी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो O2 की परसेंटेज क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो लिखा देखिए, डिक्रीज ऑफ O2% इन polluted वाटर बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो उससे क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल होंगे वो डेंजर जोन में आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल डेंजर जोन में जाते हैं। देयरफॉर एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक लाइफ, ये एनिमल कह दो या लाइफ कह दो, एनिमल लिख दीजिए, एक्वेटिक एनिमल ही लिखना पड़ेगा आपको। एनिमल क्यों, बिकॉज प्रोड्यूस कर रही है टॉक्सिक, टॉक्सिक कैसा है अभी आपको पता चलेगा, तो एनिमल के लिए डेंजरस है, प्लांट के लिए नहीं। एक्वेटिक एनिमल, देयरफॉर एक्वेटिक एनिमल कम्स इन डेंजर जोन, कैसा, डेंजर जोन, ये डेंजर जोन में आ जाता है, किस में आ जाता है, डेंजर जोन में, किस में आ जाएगा, डेंजर जोन में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई, क्यों आई, मतलब क्यों हुआ डेंजर जोन में, क्यों आई, तो टॉक्सिक प्रोड्यूस करने की वजह से, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है आपका, बीजीए चल रहा है, क्या चल रहा है, बीजीए, और बीजीए का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चल रहा है, एक्सटेंसिव और प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चल रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक, तो आपने कहा सर ये कैसा टॉक्सिक है और कैसे एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजरस है। तो ये जो टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो नर्व के लिए टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा, तो उसे बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक, उसे बोलते हैं न्यूरो और टॉक्सिक, तो ब्रेन के लिए डेंजरस हो गया। दूसरा, ये लीवर के लिए भी करता है, लीवर के लिए भी टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा, उसे बोलते हैं हिपैटोटॉक्सिक, हिपैटोटॉक्सिक, तो लीवर के लिए डेंजरस है। तो सर क्या डेंजरस है, एक्चुअल में ये दोनों मिलकर, कौन, न्यूरोटॉक्सिक और हिपैटोटॉक्सिक एक्चुअल में प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करेंगे क्या, एलर्जी, प्रोड्यूस करेंगे एलर्जी, और एलर्जी प्रोड्यूस करेंगे किसके थ्रू करेंगे, ये करेंगे आपके पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। एंडोटॉक्सिन मतलब जो बॉडी के अंदर रिलीज किया जाता है। तो होगा क्या, इसकी वजह से, किसकी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बीजीए की, वो क्या करता है, गंदे पानी में इजीली ग्रो कर सकता है। ऐसी कंडीशन में जो एक्वाटिक लाइफ होगी वो बहुत डेंजरस जोन में आ जाएगी, क्योंकि टॉक्सिक प्रोड्यूस किया जाता है और ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाती है। अपने आप को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे फैलाने की वजह से ज्यादातर जो एरिया है वो टॉक्सिक मैटेरियल से फैल जाएगा और O2 की परसेंटेज को कम कर दिया जाएगा। दो बातें, ये टॉक्सिक जो होते हैं वो आपके नर्व और ब्रेन, आपका लिवर, दोनों को अटैक करता है। कैसे, न्यूरोटॉक्सिक और हिपैटोटॉक्सिक को रिलीज करने की वजह से कौन कर रहा है, बीजीए, ठीक है। देखिए इसकी सेल है, ठीक है, पूरी प्रॉपर सेल है। तो ऐसी कंडीशन में आपका अंदर एलर्जी कॉज होती है वो एंडोटॉक्सिन, क्योंकि ये बॉडी के अंदर, ऑर्गन के अंदर टॉक्सिक को रिलीज करते हैं, इसलिए डेंजरस है। तो उसको हम एलर्जी कॉज करेगा तो उसे लिपोपेप्टाइडोग्लाइकन लेवल पर है। एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है जी। कैसा है,
आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी की पॉइंट है, कैसा है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने 2 से 3 टॉपिक पढ़ लिए, कौन कौन सा हो गया, एक ये टॉपिक हो गया, एक ये हो गया। अब हम देख लेते हैं, फॉर्म हो गया, ये हो गया, तो 2 पॉइंट रह गए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के और दूसरा रह गया आपका रिप्रोडक्शन। बड़ा इजी है रिप्रोडक्शन, एक ही पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, एक इजी, एक ही पॉइंट लिखना है सर, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ये कैसा रिप्रोडक्शन करता है, ओनली, एक ही बात पे खत्म, ओनली असेक्सुअल, ओनली असेक्सुअल, ये केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कर सकता है। उसके मेथड क्या है, जैसे बाइनरी फिजन, जैसे बीजीए ना तो सिंगल हो गया तो अपने आप को 2 हिस्से में तोड़ लेगा, साइटोप्लाज्म को 2 हिस्से में तोड़ेगा और न्यूक्लियस को 2 हिस्से में तोड़ेगा। और दूसरा क्या है, फ्रेगमेंटेशन, दूसरा कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन। ये बहुत इजी चीज़ है, इसको मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा बात पर, क्योंकि ये तो हज़ारों बार आने वाली है सामने, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, मेनली आपका बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन किसका, बीजीए का, किसका, ऑफ बीजीए, ऑफ बीजीए। मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पढ़ते पढ़ते टॉपिक का जो हेडिंग होती है ना टॉपिक की, वो चली जाती है, मटेरियल याद रह जाता है। ऐसे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या पढ़ रहे थे, क्या था। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया। नाउ लास्ट वन यू हैव दी नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड। चलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब देखिए जो बीजीए है, एग्जाम्पल आपके पास है क्या, आपका नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोनिया या फिर टूरिया, एक ले सकते हैं स्पुरुलिना। तो 4 हमारे पास एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए गए हैं। तो मैं आपको बताऊं, आपके नॉस्टॉक और एनाबीना, नॉस्टॉक और एनाबीना ये जो है हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन को शो करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन दोनों में अंतर था, मैंने बताया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन बताते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन बताते हैं, और N2 से NH3 में कन्वर्ट करने वाले को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यहां पर क्या होगा, आप सॉइल के अंदर, यहां क्या होगा, आप सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे कि फील्ड में जो क्रॉप होगा उसमें ग्रोथ की जा सके। जैसे राइस, चावल की खेती में, चावल की खेती को आप ग्रोथ लाना चाहते हैं तो आप N2 की इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो एजोला आपको उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन से क्रिएट करना पड़ेगा, जो नॉस्टॉक के साथ मिलकर चलता है। ठीक है, नॉस्टॉक, एनाबीना। तो आप सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन पहले एक बात को समझ लीजिए। लास्ट टॉपिक में, मतलब कि लेक्चर 03 में मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, कि फ्री लिविंग जितने बैक्टीरियाज होते हैं वो एरोबिक मेथड करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते। फिर मैं इस बात को लिख रहा हूं क्योंकि ये लिखना जरूरी है। क्या, जितने भी फ्री लिविंग जितने भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, वो हमेशा जब बिहेव करते हैं, तो 2 तरीके का बिहेव आपके सामने आता है। एक आता है कि वो एरोबिक करेगा, एक है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन, एक क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, और दूसरा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। इसको करेगा, इसे नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया सिम्बायोटिक हो जाते हैं, जैसे ही बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं, तो एरोबिक की जगह ये एनारोबिक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एनएरोबिक। एक तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन को शो करते हैं, दूसरा उसी के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी शो कर देते हैं। तो ये आपको 2 पॉइंट्स हमेशा पता होने चाहिए, क्योंकि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अपनी बात को पूरा करें, हाँ सर पूरा कीजिए। देखिए पहला क्या है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिम्बायोटिक जो है, यहाँ जो आप सिम्बायोटिक एसोसिएशन देख रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन आप जो देख रहे हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कंप्लीटली बेस्ड होता है। तो आपके पास जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि एनाबीना और नॉस्टॉक, मेरी बात समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि नॉस्टॉक, कौन, नॉस्टॉक कॉमा एनाबीना, नॉस्टॉक और एनाबीना, ये कैसे रहते हैं, हमेशा फ्री लिविंग रहते हैं। कैसे रहते हैं, फ्री लिविंग। कैसा, फ्री लिविंग। नॉस्टॉक एंड एनाबीना फ्री लिविंग इन सॉइल। अगर फ्री लिविंग इन सॉइल होगा, ऑब्वियसली ये एरोबिक करेगा, ऑब्वियसली ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन ये नहीं करेगा। ये हमको पता चल गया। बट जैसे ही इनको एक काम दिया गया, क्या, इनसे कहा गया कि आप तुरंत सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कीजिए, तो ये क्या शो कर रहे हैं अब, सिम्बायोटिक। क्या शो कर रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ज्यादा लिखने से दिमाग तेज चलता है, तो लिखने में चोरी ना करें, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखिए कैसे होगा क्या कि नॉस्टॉक, एनाबीना जैसे ही क्या शो कर रहे हैं, शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन
एसोसिएशन। तो क्या हो जाएगा ऐसे में? ऐसे में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल मतलब तो इनके एसोसिएशन जो चीज बनेगी, हाँ, जो एग्जाम्पल हमारा होगा उसे बोलते हैं एजोला। क्या बोलते हैं? एजोला। एजोला, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है? एजोला। अब एजोला टेरिडोफाइटिक है, जो हमारे प्लांट की हायर और लोअर ब्रिड मैंने आपको पढ़ाया था प्लांट किंगडम में, आप जाके देखिएगा। प्लांट किंगडम जब मैंने आपको पढ़ाया तो पहली क्लास मैंने इसी पर बहुत ज्यादा फोकस करके बताई, जिससे आपको बेसिक बहुत अच्छा स्ट्रांग हो सके। मैंने कहा एल्गी, ब्रेफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट हायर प्लांट्स में काउंट होते हैं, लेकिन एल्गी और ब्रेफाइट ये लोअर प्लांट में होते हैं। टेरिडोफाइट ये कैसा है? टेरिडोफाइट है। ये कैसा है? एक तो ये टेरिडोफाइट है, एक तो ये टेरिडोफाइट है, या टेरिडोफाइटिक है, और कॉमा ये एक्वेटिक फॉर्म पर आ रहा है। किस पर आ रहा है? एक्वेटिक। कैसा आ रहा है? एक्वेटिक फॉर्म। कैसा आ रहा है जी? एक्वेटिक फॉर्म। तो ये बात आपको दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। मैंने क्या कहा? एक्वेटिक फॉर्म। और कौन है? एजोला। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस किस के थ्रू हुआ? मैंने कहा नॉस्टॉक के थ्रू हुआ और एनाबीना के थ्रू हुआ, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये दोनों प्रोसेस में एक को तो शो कर रहे हैं और एक को शो नहीं कर रहे। जैसे ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेंगे तो आप जानते हैं कि इसका उल्टा हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा। ये मैं पीछे लिख दिया। अब जब ये मिलेंगे तो मिलने के बाद एनाबीना के साथ कहां पर ये कहां पर इनको जगह मिल रही है? तो आप कहेंगे ऑन द लीफ ऑफ एनाबीना, ऑन सर्वाइव। सर्वाइव जो सिम्बायोटिक एजोला है वो क्या कर रहा है? वो कहां सर्वाइव कर पा रहा है? सर्वाइव ऑन लीफ ऑफ, ऑन द लीफ ऑफ एनाबीना। एनाबीना, ये एनाबीना की लीफ पर ही सर्वाइव कर रहा है। एनाबीना की लीफ पर सर्वाइव कर रहा है। हाँ, कर रहा है तो क्या हो गया सर? कर रहा है तो सर ये हो गया कि ये कर रहा है तो ये हुआ कि इसने यहां नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का मतलब सॉइल में N2 की परसेंटेज को बढ़ा दिया। सॉइल में N2 की परसेंटेज को बढ़ा दिया। तो क्या बोलेंगे? N2 अमाउंट, N2 अमाउंट ड्यू टू है ना, ड्यू टू एसोसिएशन, ड्यू टू एसोसिएशन। इस एसोसिएशन की ही वजह से N2 अमाउंट इंक्रीज कहां? इन सॉइल। तो उससे क्या होगा? क्रॉप फर्टिलिटी क्या हो जाएगा? तुरंत इंक्रीज हो जाएगी। क्रॉप की जो फर्टिलिटी है तुरंत इंक्रीज हो जाएगी। तो एग्जांपल में आप लिखिए, हाँ लिख सकते हैं। मैंने लिखा राइस क्रॉप, मैंने लिखा राइस क्रॉप, मैंने लिखा राइस की क्रॉप की हम अगर फर्टिलिटी, अगर क्या बढ़ाना चाह रहे हैं? फर्टिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें? उसमें एजोला डाल दें। क्या डाल दें? एजोला डाल दें। और एजोला किसके साथ एसोसिएशन शो कर रहा है? सिम्बायोटिक किसके साथ शो कर रहा है? तो मेनली आप कहेंगे एनाबीना। क्या कहेंगे? एनाबीना। ये आपके दिमाग में प्रॉपरली चीज सेट हो जानी चाहिए। मिट्टी में N2 की परसेंटेज बढ़ाने के लिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन किया जाता है, और उसे करने के लिए हमारे पास एनाबीना, नॉस्टॉक जैसी कोई चीज होनी चाहिए। लेकिन अब ये जो प्रोसेस है, अब जैसे मैं आपसे एक पॉइंट बताऊं, मैंने कहा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में N2 को NH3 में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन वो कन्वर्ट करने के लिए एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। तो हमारे पास वेजिटेटिव सेल होती है, वेजिटेटिव सेल, और दूसरी हमारे पास होती है हेट्रोसिस्ट, मतलब हेट्रोसेल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बात समझ में आ गया? फिर रिपीट कर रहा हूं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है नॉस्टॉक, एनाबीना फ्री लिविंग होते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन और एंटोजन फिक्सेशन को शो नहीं करते। जैसे ही वो सिम्बायोटिक शो करते हैं तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करने पर एजोला बनती है। जैसे एल्गी और फंगस के मिलने से लाइकेन बनती है, वैसे एजोला बनेगा। तो एजोला क्या है? टेरिडोफाइट है, हायर प्लांट से, और एक्वेटिक फॉर्म है। एक्वेटिक मतलब जलीय जीव है, जलीय जीव मतलब एक्वेटिक फॉर्म, मतलब फॉर्म के जैसा है। सर्वाइव लीव करता है एनाबीना पर, मतलब उसका मेनली पार्टिसिपेशन एनाबीना की तरफ है। इसकी वजह से ड्यू टू द एसोसिएशन नाइट्रोजन की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है सॉइल में। एक बात मैंने यहां लिख दूं, क्या लिखा मैंने? फ्री लिविंग इन सॉइल। सो शोइंग द फ्री लिविंग इन सॉइल मतलब बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो अलग है और ये अलग है। क्रॉप की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। राइस में क्रॉप फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए एजोला के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन एनाबीना का होता है, मतलब उसकी लीफ में सर्वाइव करेगा, मतलब उसकी लीफ में सर्वाइव करेगा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, नीट के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ सर कुछ डिग्रामेटिकल चीज अगर समझाएं तो सर मजा आ जाए, लेकिन क्लास देखिए खिंच रही है, जल्दी से कर देते हैं। ठीक है, अब वो पूरी हेडिंग्स हो गई। अब यहाँ एक डिग्रामेटिकल चीज को समझ लीजिएगा, देखिए बहुत जल्दी करके समझिए। एक
आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, नॉस्टॉक का। किसका? नॉस्टॉक का। तो ये नॉस्टॉक का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? नॉस्टॉक का एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक का एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक का एग्जाम्पल है। बढ़िया। 1 2, ज़्यादा मोटा लिख दिया है, ठीक है। चलिए पीछे आए अपनी बात पर। देखिए ये आपको नॉस्टॉक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नॉस्टॉक। नॉस्टॉक ये क्या है? नॉस्टॉक है। नॉस्टॉक पता ही आपको क्या होता है? नॉस्टॉक क्या शो करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एसोसिएशन शो करता है। कैसे एसोसिएशन? सिम्बायोटिक। कैसा? सिम्बायोटिक। कैसा? सिम्बायोटिक। ये तो मैं बता चुका हूँ। लेकिन ये क्या है? एक्चुअल में नॉस्टॉक बीजीए का ही डायग्राम है। आप गौर कीजिएगा, जो ये लेयर है, ये वाली लेयर ज़्यादा मोटी है। कौन सी? तीसरे नंबर की। ये लेयर ज़्यादा मोटी है, तीसरे नंबर की। इसके अंदर आपको कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। इसके अंदर आपको कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। सर ये क्या बताना चाह रहे हैं? मैं दिखाना चाह रहा हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोटिक के तौर पे। मैंने कहा, यहाँ मैंने लिखा नाइट्रोजन और फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, यही तो होता है सिम्बायोटिक। यही तो होता है सिम्बायोटिक। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? N2 से NH3 में आना पड़ेगा। आप इसको क्या करते हैं? N2 से NH3 में आना चाहते हैं। N2 से NH3 में आना चाहते हैं। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर आप N2 से NH3 में आना चाहते हैं तो बीच में एक एंजाइम का होना जरूरी है, नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम ही N2 को NH3 में, मतलब अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ये कहाँ होता है? प्रेजेंट। ये होता है प्रेजेंट इन हेट्रोसाइट। कहाँ? हेट्रोसाइट। बहुत दिमाग लगा के समझिए। हेट्रोसाइट कहाँ होगा? हेट्रोसाइट। कहाँ होगा? हेट्रोसाइट। सर ये हेट्रोसाइट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोसाइट? अब आ जाइए इस वाली बात पर। एक्चुअल में क्या है? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ऐसे कर लीजिए, 1 2 4 और 5 और 6। आपको दिख रहा होगा कि जो बाहर की लेयर है इसे हम म्यूसिलेजिनस की लेयर कहते हैं। म्यूसिलेजिनस, याद आया? हाँ सर याद आया। म्यूसिलेजिनस, या आप कह सकते हैं जिलेटिनस। क्या बोल सकते हैं? जिलेटिनस। जिलेटिनस की कवरिंग है। जिलेटिनस की ये कवरिंग है। और इन सब के अंदर O2 जा सकता है। इन सब के अंदर O2 जा सकता है। 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 क्लियर है? इसके अंदर O2 नहीं जा सकता। इनमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है। सर ये बताना क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूं जो बीच वाला सेक्टर है उसे ही हम हेट्रोसाइट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ये तो है हमारे पास, इसे बोलते हैं हेट्रोसाइट। क्या है? हेट्रो और साइट। हेट्रोसाइट है। क्या है? हेट्रोसाइट है। हेट्रोसाइट। हेट्रोसाइट क्या है? हेट्रोसाइट वहां आपको दिख रहा है। हेट्रोसाइट क्या होता है एक्चुअल में? हेट्रोसाइट क्या है कि थिक वॉल सेल। थिक वॉल सेल एक। दूसरी रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए? कि O2 इम्परमिएबल। O2 इम्परमिएबल। यहां O2 के लिए इम्परमिएबिलिटी है। और क्या है? इट हैज नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और इसी के पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। किसका एग्जांपल चल रहा है? ये नॉस्टॉक का चल रहा है। किसका चल रहा है? नॉस्टॉक का चल रहा है। किसका चल रहा है? नॉस्टॉक। तो सर ये क्या है? ये क्या है? इसे बोलते, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रोजिनेज। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इसे बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो दिमाग लगा के समझ लेना है। नॉस्टॉक का एग्जांपल है। बाकी सारी सेल्स क्या है? बाकी सारी सेल्स यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये कौन सी सेल है? इन सेल्स को कहते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। तो ये तो वेजिटेटिव सेल है। ये क्या है? वेजिटेटिव सेल है। और फोटोसिंथेसिस करेंगे O2 के लिए, क्या कर सकते हैं? परमिएबल है। लेकिन जो हेट्रोसाइट है वो वेजिटेटिव सेल नहीं है, वो हेट्रोसाइट है। और इसके पास नाइट्रोजनेज है, O2 के लिए इम्परमिएबल है, O2 को एक्सेप्ट नहीं करती। और यही करती है क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका मतलब ये मिट्टी में क्या करेगी?
मिट्टी में N2 की परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या बोल देंगे कि रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ऑफ N2 इन सॉइल। ये मिट्टी में बस N2 की परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कौन? हेट्रोसाइट। मेरी बात आपको दिमाग में सेट हो गई होगी, याद रखिएगा। 2 पॉइंट लिख सकते हैं, 2 से 3 पॉइंट जो जरूरी है। क्या लिख सकते हैं आप? देखिए लिखिए, मैं कहूं कि जो वेजिटेटिव सेल हैं वो शो करते हैं फोटोसिंथेसिस। एक बात तो ये हो गया। दूसरा, हेट्रोसाइट शो करते हैं क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। बाकी में लिख दिया कि इसके लिए परमेबल, इसके लिए परमेबल नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जो आपके पास कौन था, ये आपके पास एक एग्जाम्पल था जिसका नाम है, जो हमारे पास मल्टी सेलुलर में था, ऑसिलेटोरिया। जो ऑसिलेटोरिया है, आप ध्यान रखिएगा, ऑसिलेटोरिया में हेट्रोसाइट नहीं होता, एब्सेंट। यही तो क्वेश्चन है, एब्सेंट इन ऑसिलेटोरिया टोनिया में क्या होगा? हेट्रोसाइट एब्सेंट है। हेट्रोसाइट क्या होगा? इसमें एब्सेंट है। हेट्रोसाइट क्या है? एब्सेंट है। और कैन सर्वाइव इन मोस्ट एडवर्स कंडीशन। ये बहुत बुरी से बुरी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। कौन? ऑसिलेटोरिया या ऑसिलेटोनिया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। एक बार और समझा दूं? हाँ सर समझा दीजिए। देखिए मेरी बात समझिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इसके बाद आपको, रिप्रोडक्शन के बाद आपको तुरंत समझना है क्या? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो मैंने कहा जितनी भी फ्री लिविंग है, जितना भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, वो बिहेव के तौर पर एरोबिक रेस्पिरेशन और N2 फिक्सेशन ये करता है। क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन तो करेगा लेकिन N2 फिक्सेशन नहीं करेगा। लेकिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करने पर एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और N2 फिक्सेशन भी कर देता है। ठीक है, अंतर आइए। मैंने कहा सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या है? नॉस्टॉक एंड वीनाई फ्री लिविंग इन सॉइल, एरोबिक रेस्पिरेशन और N2 फिक्सेशन में ये तो शो करते हैं, इसको शो नहीं करते। जैसे ही एसोसिएशन होगा तो शो करेंगे क्या? एसोसिएशन में एजोला दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? एजोला। और एजोला टेरिडोफाइट और एक्वाटिक फंड है जो कि सर्वाइव करता है एनाबीना के लीफ पर। मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो हो गया क्योंकि एजोला आ गया। इसकी वजह से N2 की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। किसमें? सॉइल में। किसमें? सॉइल में। यही तो इंपॉर्टेंट था। और क्रॉप में फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे राइस की क्रॉप में फर्टिलिटी एजोला इंक्रीज कर देता है। किसके साथ मिलकर? एनाबीना के साथ मिलकर। एक और आपको डायग्राम दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि जब N2 को आप NH3 में कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजनेस नाम के एंजाइम की प्रेजेंट में, जो कि केवल हेट्रोसिस्ट नाम की सेल के अंदर ही प्रेजेंट होगा, और उसके चारों तरफ में आपको म्यूसिलेजिनस या फिर जिलेटिनस की कवरिंग थिक वॉल के रूप में दिखाई देगी। तो ये जो है हेट्रोसिस्ट, इसके अंदर नाइट्रोजनेस होता है जो कि N2 से NH3 में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ऐसा हुआ तो नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोटिकली प्रोसेस में होगी ही होगी। आप इस बात को बिल्कुल सेट कर लें दिमाग में। इसको आप हटाना चाहें तो हटा दें। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा ही होगा। थिक वॉल होती है सेल की, रिस्पॉन्सिबल होता है O2 के इम्परमेबल के लिए। यहां पर O2 नहीं जा सकती, यहां पर O2 नहीं जा सकती, लेकिन इसके पास नाइट्रोजनेस नाम का एंजाइम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम करता है। रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए? इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ N2 इन द सॉइल, जिसकी वजह से फर्टिलिटी बढ़ाई जा सकती है। बाकी जितनी भी सेल्स होती हैं जिसको आप वेजिटेटिव सेल कहते हैं, वो स्पेशली फोटोसिंथेसिस करती है, लेकिन हेट्रोसाइट फोटोसिंथेसिस ना करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मल्टी सेल्यूलर जो आपके पास BGA है, उसमें एब्सेंट होते हैं हेट्रोसाइट, और ये सर्वाइव कर सकते हैं बहुत ही डेंजरस या फिर बहुत ही एडवर्स टाइप ऑफ कंडीशंस में। तो आज का जो टॉपिक था, आज का टॉपिक आपका ऑलमोस्ट खत्म हुआ। ठीक है, हमें 1 घंटे से भी ज्यादा का क्लास हो गया है, 1 घंटे से ऊपर मैं क्लास नहीं लूंगा। ठीक, तो आप याद रखिएगा लेक्चर 05 में बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में आपने BGA पूरी तरीके से लगभग खत्म किया है। 95% खत्म हो गया, 5% है वो जब मैं माइकोप्लाज्मा, और मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तो मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा है, इसको बार बार देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो एकेडमिक के हों चाहे वो मेडिकल के हों, उनको दें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपने चैनल हॉक एंड मेडिकल के चैनल पर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सही कंटेंट सही स्टूडेंट के पास तक पहुंचना चाहिए। MI के पढ़ने का मन नहीं है उनके पास,
पहुँचे तो अच्छा है, न पहुँचे तो भी कोई बात नहीं। पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं, और पढ़ने वाले स्टूडेंट जितना हमारे सामने आएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ज़रूरत है मेडिकल को अच्छी तरीके से समझने वाले और अच्छी तरीके से सही फील्ड में सही फील्ड में सही तरीके से जाने वाले स्टूडेंट्स की। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें और पढ़ते रहें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, और इसको कई बार देखिएगा और कई बार इसको आप लिखने की भी कोशिश करें, क्योंकि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।